सॉलिड। ओके, तो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आपका है 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपके पास लेंथ भी है इस वायर की कितनी है 4.7 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए भी है आपके पास जो है 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। इसको स्ट्रेच किया जाता है बाई सेम अमाउंट एज ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ। एक दूसरा कॉपर का वायर है जिसकी लेंथ आपके पास है 3.5 मीटर, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास है 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वेयर। अंडर गिवन लोड दोनों को सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया जाता है, मतलब डेल्टा एल दोनों का सेम है। इनिशियल लेंथ तो सेम नहीं है लेकिन जितना स्ट्रेच किया गया है, जितना लेंथ में चेंज किया गया है वो दोनों में सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम है तो बना रहे। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द अंडर ए गिवन लोड, मतलब दोनों में फोर्स की वैल्यू भी सेम है, गिवन लोड दोनों। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू डेट ऑफ कॉपर, स्टील और कॉपर के यंग मॉड्यूलस का आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो रेशियो निकालना बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको पता है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील यदि लिखना है तो क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन इसका स्ट्रेन, मतलब डेल्टा एल बाई एल। तो ये चीज़ें सब किसके लिए, स्टील के लिए, स्टील के लिए, स्टील के लिए, स्टील के लिए। ऐसे यदि मैं कॉपर के लिए यंग मॉडुलस लिखूँ तो वो क्या होगा एफ, सॉरी यहाँ पर कॉपर सी बना देते हैं, तो ये कॉपर के लिए लोड, ये इनिशियल लेंथ और ये इसका एरिया, एरिया ऑफ कॉपर और डेल्टा एल ऑफ कॉपर। तो आपको पता है इन दोनों का क्या ले लेता हूँ मैं, रेशो ले लेता हूँ, ठीक है, रेशो ले लेता हूँ। इसी का रेशो पूछा है ना स्टील और कॉपर के यंग मॉड्यूलस का रेशो। तो इक्वल टू यहाँ से बोला है दोनों का फोर्स सेम है, जब इनको डिवाइड करोगे तो फोर्स दोनों सेम है तो कट हो जाएंगे भाई एक दूसरे से, जब एक दूसरे को डिवाइड करोगे तो फोर्स कट हो जाएंगे। इनिशियल लेंथ दोनों की सेम है तो ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये इसमें तो बचेगा 1/AS डेल्टा एल एस, सॉरी ऊपर लेंथ कट नहीं हो सकती क्योंकि लेंथ दोनों में अलग अलग है। यहाँ पर क्या बचेगा, लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा एल ऑफ कॉपर, लेकिन डेल्टा एल सेम है, दोनों में एक्सटेंशन सेम है इसने बताया था, तो दोनों के डेल्टा एल कट हो जाएंगे, ठीक है। डेल्टा एल दोनों में सेम है, डेल्टा एल जो कॉपर का है वही स्टील का है, दोनों वैल्यू सेम है, कट हो जाएंगे, सिर्फ यही बचा। तो यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील और यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इन दोनों का रेशियो क्या रहा है, लेंथ। तो इनिशियल लेंथ जो है स्टील की कितनी है, स्टील वायर की लेंथ और कॉपर वायर की लेंथ, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगी, ठीक है। तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो स्टील वायर की जो लेंथ है मतलब वो 4.7 है, ठीक है, ओके। और ये वाली जो लेंथ है वो है 3 पॉइंट किधर गई 3.5, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर ऊपर आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4 × 10⁻⁻5, और यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील नीचे आ रहा है तो इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 3 × 10⁻⁵। बस इन दोनों का रेशियो ले लेना, यही इनका आंसर हो जाएगा। बस इसका जो रेशियो आएगा वही आपका आंसर है। लगभग ये वैल्यू 1.79 के इक्वल आ रही है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो यंग मॉडुलस आएगा स्टील का वो इतने टाइम्स होगा, इतने गुना होगा कॉपर वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर बिलो शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए गिवन मटेरियल, एक किसी भी मटेरियल के लिए एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको शो किया हुआ है। व्हाट आर द यंग मॉड्यूलस, पहले तो आप इसका यंग मॉड्यूलस बताओ। तो दोस्तों अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन होता है। ये अप टू इलास्टिक लिमिट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये है अपना हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ वैलिड होता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, जहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं वहाँ तक ये वैलिड होता है। तो यहाँ से जो स्ट्रेन की वैल्यू, जो अपनी यंग मॉड्यूलस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो दोस्तों यदि मैं इसको y इक्वल्स टू एम एक्स से कंपेयर करूं तो यहाँ पर y यदि स्ट्रेस है, देखो y एक्सिस पे स्ट्रेस बनाया अभी है इसने, y यदि स्ट्रेस है और x एक्सिस मेरी क्या है, स्ट्रेन है, तो यहाँ पर m क्या हो गया बच्चों, m स्लोप होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स ग्राफ की स्लोप m होती है, तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगी e। यदि स्ट्रेस y एक्सिस पर है, स्ट्रेन x एक्सिस पर है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी e। तो यदि मुझे इस ग्राफ की स्लोप पता चल जाए तो मैं बता दूंगा इसका यंग मॉड्यूलस कितना है भाई। तो स्लोप आप किसी भी पॉइंट से आप देख सकते हो, जो पॉइंट एग्जैक्टली कट कर रहा हो वहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। एग्जैक्टली कट ये वाला पॉइंट कर रहा है, वहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो y पर वैल्यू कितनी है भाई, y पर वैल्यू, इससे ये निकालने का फॉर्मूला तो पता है ना आपको, जो स्लोप होती है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही होता है स्लोप।
y2 मतलब इस जगह पर y की वैल्यू कितनी है 150, अकेली ये वैल्यू नहीं है, 150 इंटू 10⁻6। ये मैंने कहाँ से लिखा, इसने बताया, देखो जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा इसने लिखा है ब्रैकेट में। माइनस y1 में यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे ग्राफ को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस जगह पर जब नीचे एकदम रहेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी, स्ट्रेट एकदम परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से यहाँ तक एकदम नीचे आओगी, तो इस जगह पर y की वैल्यू कितनी है 0, y1 अपॉन x2, इस जगह पर x की वैल्यू कितनी है 0.002, 0.002 माइनस इस जगह पर x की वैल्यू कौन सी है, क्योंकि मैंने पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ कंसिडर किया ना, तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो अपने e की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 150 इंटू 10⁻6, तो वहाँ से ऊपर से आ गई वैल्यू, और नीचे यदि मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो 2 इंटू 10⁻³ ऐसे लिख सकता हूँ, 0.002 को बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये हो जाएगा 75 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁹, तो ये इसके यंग्स मॉडुलस की मतलब कि ई की वैल्यू है आपके लिए। तो ये ई की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है आपको, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी यहाँ से घबराना नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, और इसकी जो यूनिट होगी, क्योंकि स्ट्रेस की यूनिट यहाँ पे दे रखी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की यूनिट होती नहीं, तो इसकी यूनिट यही हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा पूछा है आपसे अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, जब तक वो मटेरियल इलास्टिक में, जैसे मैंने जो पढ़ाया था आपको, उसमें कुछ ऐसा ग्राफ आपके लिए बनाया था, सॉरी बच्चों, पहले ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसके बाद में इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो गया था, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू पहुंची थी इसकी, फिर डिप होके ऐसे करके ग्राफ गया था कुछ। तो ये मैंने बताया था, यहाँ पर ये पॉइंट आया था बी, जिसको बोला था मैंने बोला था यील्ड पॉइंट, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा वो यील्ड स्ट्रेस होगा। इसके करस्पॉन्डिंग इसको यदि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ यहाँ से, तो यहाँ पर जो वाई एक्सिस को जब ये कट करेगा तो यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा इसके लिए। तो बी पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट, और इस जगह की जो स्ट्रेंथ होती है वो यील्ड स्ट्रेंथ होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू यदि मैं देखना चाहूँ तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट कौन सा है, जब तक मटेरियल इलास्टिकली स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ तक तो प्रोपोर्शनल लिमिट थी और इसके बाद में ये इलास्टिक लिमिट थी। तो बी पॉइंट मतलब मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर मैक्सिमम कितना स्ट्रेस वो सहन कर सकता है, कितना स्ट्रेस वो बियर कर सकता है। तो यहाँ पर देखो मुझे दिख रहा है प्रोपोर्शनल लिमिट है उतनी ही इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद में ग्राफ कम हो रहा है, मतलब इसकी इलास्टिक लिमिट और जो प्रोपोर्शनल लिमिट है वो एकदम पास में ही है, यहीं पर है कहीं पर, ठीक है, यहीं पर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लो, तो वैल्यू कितनी आ रही है 300 इंटू 10⁻6। तो इसकी कितनी है भाई स्ट्रेस की वैल्यू, इसके लिए स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 300 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन फिगर बिलो। आपको दो मटेरियल है ए और बी, उनके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ दे रखे। तो आपसे पूछा गया है, इसने पूछा क्या, पूछा ही नहीं इसमें तो कुछ यार, इसने तो पूछना ही भूल गया ये तो अच्छा पूछा यार इसने। विच मटेरियल हैज़ हायर यंग्स मॉडुलस, इन दोनों में से ए और बी में से किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी अभी मैंने बताया स्ट्रेस इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्ट्रेस ये ऊपर आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की जो स्लोप होती है वही आपको क्या देती है यंग्स मॉडुलस। तो दोनों ग्राफ में देख लो किसकी स्लोप ज़्यादा है, किसकी स्लोप ज़्यादा है, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी इसी के लिए मतलब यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है। तो मॉडुलस इज ग्रेटर फॉर ए, ठीक है। ए की स्लोप देखो, यदि एक्स एक्सिस से ये एंगल देखो, ये एंगल ही तो स्लोप होता है, इसी को टेन थीटा बोला जाता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है, ये ग्राफ ज़्यादा वाई एक्सिस के करीब दिख रहा है ना आपको सॉरी, ए वाला जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब है, देखो वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब है, ये वाली वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब ग्राफ कौन सा है, ये ए वाला। इसका मतलब एक्स से ज़्यादा एंगल बन रहा होगा, एक्स से ज़्यादा एंगल बन रहा है, मतलब इसमें ये θ1 मानूँ, इसको मैं θ2 मानूँ, तो θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, और दोनों एंगल 90 से कम है, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव ही है। तो tan θ1 इज़ ग्रेटर देन tan θ2, इसका मतलब फर्स्ट वाले की स्लोप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वन, इसका मतलब फर्स्ट वाले का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वन। तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस फर्स्ट के लिए ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा है इसने कि दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर कौन होगा। तो दोस्तों यदि मैं इसको यंग्स मॉडुलस को ध्यान से देखूँ तो ये है क्या, यंग्स मॉडुलस है क्या, स्ट्रेस
अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही अपना यंग्स मॉडुलस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि यदि आप किसी मटेरियल को खींच रहे हो भाई, ठीक है, तो कम फोर्स लगाने पर भी ज़्यादा खींचेगा वो, कम फोर्स लगाने पर भी ज़्यादा खींचेगा, मतलब उसके लिए ई की वैल्यू कम होगी, उसके लिए ई की वैल्यू कम हो जाएगी यदि आपने कम फोर्स लगाया। फोर्स मतलब क्या, फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस जो होता है लोड अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस जो होता है लोड अपॉन एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लोड ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ज़्यादा, तो यदि आपने ज़्यादा फोर्स लगाने पर कम एक्सटेंशन हुआ, आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया और स्ट्रेन की वैल्यू कम आई, स्ट्रेन की वैल्यू कम आई, मतलब ऊपर वाली वैल्यू तो ज़्यादा लगा रहे हो आप, लेकिन इसमें स्ट्रेन कम आ रहा है, मतलब उसमें खिंच कम रहा है वो, तो मतलब वहाँ पर यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा था, ए वाले का, तो ए वाले की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ए वाले की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। आप इस बात को समझ पाए या नहीं। देखो आपने ज़्यादा फोर्स लगाया, ज़्यादा फोर्स लगाया लेकिन उसमें स्ट्रेन कम आया, जैसे आपके पास एक स्टील है, स्टील में आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब उसमें थोड़ा बहुत एक्सटेंशन आता है, मतलब वहाँ पर ई की वैल्यू ज़्यादा होगी स्टील के लिए। अब आपके पास दूसरा है रबर, रबर में आपने क्या किया, फोर्स लगाया लेकिन आपने कम फोर्स लगाया लेकिन स्ट्रेन ज़्यादा आ गया, मतलब ऊपर की वैल्यू तो कम है, फोर्स तो कम लगाया लेकिन नीचे की वैल्यू स्ट्रेन ज़्यादा आ गई, इसका मतलब यहाँ पर यंग्स मॉडुलस से इसका क्या हो जाएगा, कम, ई की वैल्यू रबर के लिए कम हो जाएगी यदि अपन इससे कंपेयर करें, किससे, स्टील से। अच्छा, ये तो एक तरीका हुआ यंग्स मॉडुलस से स्ट्रेंथ देखने का, लेकिन जो एग्जैक्ट तरीका होता है वो देखते हैं इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये इसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू देखो, तो ये वाला पॉइंट इसका यूटीएस की वैल्यू ये आ रही है यहाँ पर, और इसके करस्पॉन्डिंग यूटीएस की वैल्यू ये आ रही है। तो दूसरे वाले ग्राफ में यदि वैल्यू देखो तो पहले वाले से थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो मेन जो तरीका होता है यूटीएस देखने का, आपको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ देखनी होती है, जिसके लिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जिसके लिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती है वो कम स्ट्रॉन्गर होता है। ये बात तो अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राम जो डायग्राम पढ़ा था तब मैंने आपको समझा दी थी, लेकिन ई से भी आप कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट केयरफुली, स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील, आपसे बोला गया है कि यंग्स मॉडुलस रबर के लिए ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टील। आपको ये बताना है कि रबर के लिए यंग्स मॉडुलस, अभी अभी मैंने आपको समझाया था, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी, स्टील के लिए ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू रबर। और इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, वाई क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो रबर पे आप फोर्स थोड़ा सा लगाओगे, मतलब फोर्स कम लगाओगे लेकिन नीचे की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, स्ट्रेन ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब यंग मॉडुलस ओवरऑल क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ऊपर की वैल्यू मतलब स्ट्रेस कम लगा रहे हो तो भी स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है, मतलब यंग्स मॉडुलस कम होगा रबर के लिए। स्टील के लिए बात करें तो आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे, ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा लगाओगे तब भी स्ट्रेन उसमें कम आएगा, मतलब यंग्स मॉडुलस स्टील के लिए कम हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द स्ट्रेचिंग ऑफ कोयल इज डिटरमाइंड बाई इट्स शेयर मॉडुलस। एक कोयल है आपके पास, ठीक है, आपको इसमें पूछा है कि आपको इसकी स्ट्रेचिंग, इसकी जो स्ट्रेच मतलब आपको ने फोर्स लगा के आपने इसको खींचा, यदि आपने इसको फोर्स लगा के खींचा तो ये पूछ रहा है कि इसकी जो स्ट्रेच वैल्यू मतलब ये जो स्ट्रेच हो रही है उसको आप शेयर मॉडुलस से डिफाइन, पहले तो ये बताओ कितने टाइप के मॉडुलस, पहला यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की स्टडी कब करते हैं, जब लेंथ में चेंज आता है भाई, लेंथ में चेंज आता है तभी तो यंग्स मॉडुलस की बात होती है। यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात होती है यहाँ पर। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है, लेटरल डायरेक्शन क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं अब इस चैप्टर में अपन डिटेल में। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन की डायमेंशन चेंज हो रही है, या तो ये लेंथ बढ़ रही है या तो कम हो रही है, तब यंग्स मॉडुलस काम में लेते हैं। शियर की बात कब होती है, जब आपने फोर्स इसके एक इधर एरिया पे लगाया इसकी वजह से शेयर हो गया, ऐसे शेयर हो गया यहाँ से, ठीक है, इसकी शेप में चेंज आ गया, मतलब शेप में चेंज आ रहा है। यहाँ पर देखो यदि आप ढंग से देखो तो इसकी डायमेंशन की बात नहीं होती, जब शेयर में जब भी मैंने बात करी थी आपको बताया था, ये ब्लॉक बना के बताया था ऐसा, तो इसमें यदि आपने एज अ फोर्स लगा दिया तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, इसकी डायमेंशन थोड़ी चेंज हुई, इसकी शेप चेंज हो गई, यहाँ पर इसकी शेप चेंज हो गई, पहले ये ऐसे था अब ये थोड़ा इस एंगल पे मुड़ गया, मतलब थीटा एंगल का इसमें डिस्टॉर्शन आ गया। लेकिन क्या लेंथ में चेंज आया, यहाँ पर नहीं, लेंथ तो चेंज नहीं हुई इसकी, इसमें सिर्फ शेप चेंज हो गई। थर्ड टाइप का आपको बताया था बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस की बात तब होती है जब वॉल्यूम में चेंज आता है, जब वॉल्यूम में चेंज आता है, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आता है, फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पर प्रेशर हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया इस केस में प्रेशर हो जाता है, ठीक है।
तो ये बात आप स्प्रिंग को देख के बताओ, यदि आप स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे हो तो क्या उसकी लेंथ चेंज हो रही है, वायर की क्या लेंथ चेंज हो रही है, जितनी लेंथ ऐसे 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 कर करके जो लेंथ बनी हुई है लेंथ चेंज हो रही है, नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही। यदि ये सीधी रॉड होती तो आप जिसपे फोर्स लगाते हो डायरेक्ट इसकी लेंथ में चेंज आता, लेकिन क्योंकि ये कोयल फॉर्म में, तो यदि आप इस पर फोर्स लगाओगे तो ये अपनी शेप डिस्टॉर्ट होगी, यहाँ पर इसकी शेप में चेंज आएगा। समझ रहे हो, आप बोलोगे कि नहीं सर ये तो खिंच जाएगी तो लेंथ चेंज होगी, नहीं बेटा, इस वायर की ओवरऑल लेंथ कब चेंज होगी, जब इसको पूरा खींच के सीधा कर दोगे फिर उसके बाद में फोर्स लगाओगे तब लेंथ में चेंज आएगा, तब लेंथ में चेंज आएगा। जब तक ये कॉइल फॉर्म में तो इसकी शेप डिस्टॉर्ट होगी, और जब शेप की बात होती है, जब शेप चेंज होने की बात होती है तो उसको किससे डिटरमाइन किया जाता है, शेयर मॉडुलस से। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू और फर्स्ट इज फॉल्स। यंग्स मॉडुलस स्टील के लिए ज़्यादा होगा ना कि रबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रस्तुत है। टू वायर ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, दो वायर है जिनके डायमीटर जो है 0.25 सेंटीमीटर है। या फिर मैं इसको बड़े प्यार से बोल दूंगा 0.25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, दोनों के डायमीटर ये रहे। वन मेड ऑफ स्टील, ओके, एंड अदर मेड ऑफ ब्रास। पहला स्टील, एक स्टील से बना हुआ है, दूसरा ब्रास से बना हुआ है। ये आपको दिखा भी रखा है कौन सा स्टील से कौन सा ब्रास से, एज शोन इन द फिगर। द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 मीटर। तो इस पे 1.5 मीटर इसकी लेंथ है। अनलोडेड मतलब इसकी वजह से एक्सटेंशन नहीं हुआ, उससे पहले की लेंथ है भाई। एक्सटेंशन होने के बाद तो इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, ठीक है। डेट ऑफ ब्रास इज 1 मीटर, 1 मीटर ब्रास की लेंथ है अनलोडेड, जब तक उस पर कोई लोड नहीं लगा है। कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर। तो आपको इन दोनों का इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी। तो देखते हैं भाई ब्रास पे एक्चुअली में फोर्स लग कितना रहा है, ब्रास पे एक्चुअली में फोर्स लग कितना रहा है, मतलब इसमें टेंशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 6 kg है, नीचे भाई लगेगा इसका 60। यदि मैं जी की वैल्यू 10 ले लूँ तो यहाँ पर 60 लगेगा भाई, और 60 इसमें वायर में आएगा टेंशन, इधर भी आएगा टेंशन, ऊपर भी आएगा टेंशन, लेकिन उसकी वैल्यू टी डैश होगी, क्योंकि अब दोनों वायर चेंज हो गए तो टेंशन चेंज हो जाएगी। जैसे रोप चेंज होती थी वैसे टेंशन चेंज हो जाती थी ना, ये अपन ने पढ़ा है अच्छी तरह से। ऐसे यहाँ पर टेंशन चेंज हो जाएगी बच्चों, क्योंकि वायर चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक है। वो टी डैश भी निकालना है, टी भी निकालना है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल है, 60 की। टी की वैल्यू 60, मतलब इसमें जो फोर्स आ रहा है, फोर्स क्या होता है किसी वायर के लिए, जो इसमें टेंशन होती है, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो टी की वैल्यू। अब इसमें देखते हैं इसमें कितना फोर्स लगेगा, मतलब इस वाले टी डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो टी डैश इक्वस टू, नीचे टी है प्लस इसका एम जी, एम जी कितना है 40। तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 + 40 मतलब 100, 100 न्यूटन। तो दोनों वायर में टेंशन की वैल्यू मिल गई, मतलब दोनों वायर में कितने फोर्स लग रहे हैं वो अपने को पता चल गए, ठीक है। दोनों वायर पे कितनी फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पर इस वाले वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 60, और ऊपर वाले वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 100, ठीक है भाई। अब क्या मैं इस ब्रास के लिए डेल्टा एल कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे पता है गामा ऑफ ब्रास, गामा मतलब समझ गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला ये होगा जी, वाई वी यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इतना। स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको ये दे रखी है 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11 पास्कल, और एक पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने आपसे न्यूमेरिकल कराते टाइम पूछा था कि बच्चों इसका आंसर आप दे देना, पर आपने दिया नहीं, तो मैं ही दे देता हूँ। 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल की वैल्यू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ओके। तो स्टील में निकालते हैं अपन इलोंगेशन, स्टील में निकालते हैं भाई। स्टील का वायर कौन सा है, ऊपर वाला। तो स्टील में यदि निकालना चाहें तो स्टील के लिए निकालते हैं, चलो ब्रास के लिए भी निकालते हैं। जिसमें फोर्स कितना लग रहा है भाई 100 न्यूटन, अपॉन इसका एरिया कितना है, एरिया निकाल सकते हैं πr² से, या फिर π/4 d²। डी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया आ गया डेल्टा एल, डेल्टा एल इलोंगेशन तो निकालना ही है। इनिशियल लेंथ इसकी दे रखी है 1.5 मीटर। गामा ऑफ स्टील दे रखा है 2 × 10⁻11, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 10⁻11। तो यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल क्या बचा, डेल्टा एल, तो निकाल सकते हो ना डेल्टा एल यहाँ से। तो डेल्टा एल स्टील के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ब्रास के लिए, ये स्टील के लिए था, ऐसे ही ब्रास के लिए बात करें तो गामा ऑफ ब्रास इक्वस टू F/A,
डेल्टा एल बाई एल, इसके लिए भी निकालते हैं डेल्टा एल। तो गामा और ब्रास आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसने दिया नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में आपको एक टेबल बना के दे रखी है। एनसीईआरटी में आपको एक टेबल बना के दे रखी है, वहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है। तो यदि ये एग्जाम में आएगा तो वो आपको ये वैल्यू देगा। ये वैल्यू होती है इतनी, ब्रास के लिए ये वैल्यू इतनी होती है 0.91 इंटू 10⁻11। ये कहाँ से मुझे पता चला, ये टेबल में दे रखे, वहाँ से आप पता कर सकते हो। यहाँ से फोर्स, इसमें ब्रास पे फोर्स कितना था 60, इंटू इसकी लेंथ कितनी थी भाई 1 मीटर, अपॉन इसका एरिया π/4d² से, क्योंकि दोनों के डायमीटर सेम है तो भाई एरिया तो वही आएगा जो इसके लिए आया था, इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू निकल जाएगी। ये डेल्टा एल पहले वाले डेल्टा एल से अलग है, तो इसको डेल्टा L1 नाम देते हैं, इसको डेल्टा L2। दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मतलब ब्रास वायर में कितना एक्सटेंशन होगा वो डेल्टा L2 से आएगा, स्टील वायर में कितना एक्सटेंशन होगा वो डेल्टा L1 से आएगा। ठीक है जी, हो जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो एल्यूमिनियम क्यूब है उसकी जो क्यूब है तो हर साइड उसकी दे रखी है, लेंथ दे रखी है इसकी 0.1 मीटर, इसका मतलब हर साइड कितनी होगी 0.1 वन फेस ऑफ क्यूब इज फर्मली फिक्स टू द वर्टिकल वॉल। एक फेस इसका फिक्स है वर्टिकल वॉल से। मैंने कहा ठीक है। अ मास ऑफ 100 kg इज अटैच टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। इसके अपोजिट फेस पर 100 kg का मास लटकाया हुआ है, मतलब फोर्स कितना लगेगा यहाँ पर 100 इंटू जी की वैल्यू यदि मैं 10 ले लूँ तो इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा mg, F इक्वल्स टू mg। ओके, shear modulus of aluminium is 25 गीगा पास्कल। shear modulus आप समझते हो बच्चों, जी shear modulus की वैल्यू कितनी है 25 गीगा पास्कल। गीगा होता है 10⁹ तो इतना पास्कल मतलब इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी की वैल्यू आपको दे रखी, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको जी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आप ये वैल्यू यदि 9.8 लोगे, यहाँ पर वैल्यू यदि आप नहीं दे रखी होती जनरली तो 9.8 भी ले सकते हो आप, 9.8 भी ले सकते हो यहाँ से। और एक्यूरेसी के लिए तो यहाँ से 9.8 यदि लेते हो तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी 980 न्यूटन। फोर्स पता है आपको, जी की वैल्यू पता है। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस। अच्छा जी, यदि मैं इसको आगे से सामने से देखूँ तो आपको ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। आपने इस वाले फेस पे फोर्स लगाया mg और ये वाला फेस आपका फिक्स है, बंधा हुआ है। तो इस होगा क्या, ये फेस ऐसे नीचे आ जाएगा भाई, ये फेस ऐसा नीचे आ जाएगा भाई। तो इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना हुआ यहाँ से देखो तो ये वाला हुआ डेल्टा एक्स जिसको बोलते हैं, ये अपन ने पढ़ा है। और ये वाली लेंथ, तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन जो होता है, शियर स्ट्रेन जो होता है, शियर स्ट्रेन इस केस में जो होता है, शियर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, वो होती है डेल्टा एक्स अपॉन एल। क्या ये बात आप जानते हो या नहीं जानते, ये बात आप ढंग से मुझे बता दो। ये तो अपन ने जब शियर स्ट्रेन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, जब एक ऐसे रॉड ली थी मैंने, उसको नीचे से फिक्स किया था, उसमें मैंने बताया यदि वो डिफ्लेक्ट हो जाती है अपनी जगह से, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गई है अपनी जगह से, तो ये वर्टिकल ऐसे बनाओ यहाँ से, ये थीटा एंगल था। मैंने बोला था यदि डेल्टा एक्स आगे चली गई तो इसका जो स्ट्रेन होता है वो होता है डेल्टा एक्स बाई एल। और यही देखो यहाँ से टेन थीटा की इक्वल है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि एंगल छोटा होता है तो टेन थीटा को थीटा के इक्वल कर देते हैं, तो थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। ये तुम पुरानी चीज़ें मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ भाई, जामवंत की तरह भाई। जामवंत जी को जैसे याद दिलाई थी शक्तियाँ, जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाई थी शक्तियाँ, वैसे ही मैं तुम्हें दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या पता तुम आ पाए यार। तो कुल मिला के शियर स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा एक्स बाई एल। तो इस केस में, इस केस को यदि ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, तो इसका जो ऊपर वाला फेस है, इधर वाला फेस है, ये वाला फेस ऐसे नीचे आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब डेल्टा एक्स अपन से पूछ रहा है, वो डेल्टा एक्स पूछ रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट हुआ, उसकी वैल्यू मतलब डेल्टा एक्स आपसे पूछिए। क्या लेंथ आपको पता है, ये वाली साइड की लेंथ आपको पता है, बिल्कुल पता है 0.1 mm। तो यहाँ से मैं यदि स्ट्रेन की वैल्यू बोलूँ तो डेल्टा एक्स अपन 0.1 है, ठीक है। तो यहाँ से जो जी की वैल्यू होती है, जी 10⁹ जी की वैल्यू ये होती है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है इसमें 980 अपॉन एरिया। एरिया कौन सा एरिया लेते हैं, जिस वाले फेस पर फोर्स लग रहा है वो वाला एरिया लेते हैं। तो यहाँ पर इस वाले फेस पर फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये क्यूब है तो हर जगह का एरिया सेम होगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये एरिया लेते कौन सा, आप गलती मत कर देना आप, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया 0.1 इंटू 0.1 आ गया, क्योंकि ये कैसा है, ये फेस कैसा है भाई, ये
कैसा फेस है, ये साइड दोनों सेम है, इधर भी 0.1 और ऊपर भी 0.1, इसलिए 0.1 इंटू 0.1 एरिया हो जाएगा। फोर्स बाई एरिया इंटू नीचे स्ट्रेन लेते हैं तो डेल्टा एक्स अपॉन एल, एल की वैल्यू कितनी है 0.1। ये यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से आप डेल्टा एक्स की वैल्यू वेरी वेरी इजीली मज़े में निकाल सकते हो। 0.1 इंटू 25 इंटू 10⁹9, ठीक है, इंटू 10⁹9, तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आपकी डेल्टा एक्स की वैल्यू मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसमें देखो जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कितना कम आ रहा है, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, इतना डिफ्लेक्शन इसके अंदर होगा, मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन इसमें होगा 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 identical hollow cylinder column of mild steel supports a big structure with a mass of 50,000 kg। 4 legs है भाई, जैसे कि एक टेबल पे होती है भाई, एक टेबल ही मान के चलो, ये टेबल है, इसमें 4 लेग हैं, 4 टांग हैं इसकी, और इसके ऊपर एक 50,000 किलो का कुछ मास रखा हुआ है, 50,000 किलो का कोई मास रखा हुआ है। तो यहाँ से वेट निकाल सकते हो, इसका वेट इक्वल टू एम जी, मास है तभी तो के जी में इसकी वैल्यू दे रखी है, एम इंटू जी, तो 50,000 इंटू जी कितना है 9.8 ले लो, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू चलो 9.8 नहीं भी ले रहे तो आप 10 ले सकते हो, यदि नहीं दे रखा तो वैसे 9.8 ही लेते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए इतनी वैल्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 50,000 था ये पहले से ही, तो ये 5 लाख हो जाएगा, ये टोटल वेट हुआ। लेकिन क्योंकि ये लोड, ये जो वेट है इसका चारों लेग्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हर लेग पे कितना आएगा, एक लेग पे कितना आएगा 1/4 इंटू 5 लाख। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप, ये बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग्स, आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग वेरी वेरी क्लियरली, आपको ये चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ रही हैं, ठीक है। आप 9.8 भी ले सकते हो, मैंने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए सिर्फ 10 ले लिया, लेकिन आप 9.8 लेके आपको सॉल्व करना है, 10 लेके मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 बन जा 4, ये बचेगा यहाँ से 1, तो ये ये इतना न्यूटन हर लेग पे इतना न्यूटन फोर्स है। आपसे पूछा, इससे बताया ना लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, मतलब हर लेग पे सेम फोर्स लग रहा है। कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेस ऑफ ईच कॉलम, आपको कंप्रेशनल स्ट्रेन बतानी है हर कॉलम की, हर कॉलम की कंप्रेशनल स्ट्रेन बतानी है। ओके जी, बता देते हैं, मुझे दिक्कत क्या है बताने में। जो गामा होता है, स्टील की बात हो रही है यहाँ पर, माइल्ड स्टील की है चारों, तो जो गामा होता है वो होता है फोर्स बाई ए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स बाई एरिया, नीचे स्ट्रेन लिख दिया क्योंकि इसने स्ट्रेन पूछा मुझसे डायरेक्टली। तो फोर्स कितना है हर लेग पर, इतना 2-3 न्यूटन अपॉन एरिया की बात करेंगे, इनटू गामा ऑफ स्टील, ये वाली बात आपको टेबल से पता चल जाएगी, इतना होता है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया का, हर लेग का एरिया कितना होगा, क्योंकि जो ये जो है अपनी, ये कुछ इस टाइप की है भाई, ये जो है अपने पास जो लेग है अपने पास कुछ इस टाइप की, हॉलो सिलेंडर टाइप की, हॉलो सिलेंड्रिकल ऐसी शेप है इसकी, ठीक है। मतलब अंदर से तो हॉलो है लेकिन यहाँ पर बीच में तो मास है ना भाई, इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग अलग दे रखी है, इसने बोला अंदर की रेडियस है 30 सेंटीमीटर और बाहर की रेडियस है 60 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक है 30 सेंटीमीटर और अब बाहर तक की जो यहाँ से लेके बाहर तक की जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर। मीटर में देखें तो ये 0.6 हो जाएगा, ये 0.3 हो जाएगा। तो क्या इसका एरिया निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, समझ गए आप, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो पाई इंटू ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0.3 है ना, तो ये 9 हो जाएगा, समझ गया। तो ये आप चाहो तो 10⁻⁻1 है ना, तो -2 बाहर निकाल दो यहाँ से, तो पाई इंटू 10⁻⁻2 बाहर निकाल दिया, कैसे निकाल दिया, 0.6 को लिख दिया 6 इंटू 10⁻⁻1, लेकिन स्क्वायर था तो 10⁻⁻2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा 6 36 -3 3 9, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये वाली वैल्यू एरिया की जगह पुट कर देना, यहाँ पर एरिया की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे आप,
पाई इंटू 10⁻⁻2 इंटू ये कितना हो जाएगा अपना 27। इसमें से ये माइनस करोगे ना तो ये वैल्यू बच जाएगी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे आपके पास तो स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें आई थिंक नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है दोस्तों स्ट्रेन की यूनिट कुछ नहीं होती है। स्ट्रेन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। तो जितनी ऊपर होती है डेल्टा एल, ऊपर नीचे ही अभी एल होती है, तो लेंथ की यूनिट कट जाती है। तो यहाँ पर स्ट्रेन की फाइनल कोई यूनिट नहीं आती और इसका आंसर आपका ये आएगा 7.77 इंटू 10⁻⁷ के। ओके, ये आपका स्ट्रेन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। एक पीस ऑफ कॉपर है जिसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और इनकी जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है उसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है। तो क्या आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हो? इसका बिल्कुल निकाल सकते हो। लेंथ इंटू विड्थ का मल्टीप्लाई तो करना है, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁻6 का, यदि आपको ये एरिया चाहिए मीटर स्क्वायर में। तो क्योंकि 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर, ऐसे ये 1 mm मतलब 10⁻³ 10⁻³ -3 मल्टीप्लाई हो 10⁻6 हो जाए। कोई दिक्कत आपके पास है क्या? नहीं, मैं कहूँगा नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ से आप इसको एरिया को कैलकुलेट करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो जो एरिया की वैल्यू आएगी 2.9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ जाएगा भाई, ये एरिया आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है पुल, इसको पुल किया जाता है। इस जो अपनी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की एक कॉपर प्लेट है, इसको कितने फोर्स से पुल किया जाता है? इतने फोर्स से, प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसलिए ये क्योंकि इसने बोला प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि अपने को पता है यदि अपने को ये चीज़ लगानी होती है स्ट्रेस इक्वल्स टू गामा इंटू स्ट्रेन, ये आप तब तक ही लगा सकते हो जब तक इलास्टिक लिमिट के अंदर हो, या फिर और प्रिसाइजली बोलूँ आप इसको तभी तक लगाते हो जब तक आप प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर हो। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड ही है, इसीलिए इसने बोला है कि प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। आपको स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है दोस्तों आपको स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है। तो स्ट्रेन की वैल्यू जो होती है स्ट्रेस अपॉन गामा, ये यहाँ पर स्ट्रेन नहीं है, ये स्ट्रेस है, इधर ये स्ट्रेस है दोस्तों। तो स्ट्रेस अपॉन गामा, तो स्ट्रेस आप कैसे निकाल दोगे? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लग रहा है इसमें? 44500 अपॉन एरिया कितना है इसका? 2.9 इंटू 10⁻⁻4। तो ये हो गया स्ट्रेस अपॉन गामा। तो गामा की वैल्यू आई थिंक स्ट्रेस इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस को यदि जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो ई इंटू स्ट्रेन। ई की वैल्यू आपको दे रखी है 42 इंटू 10⁻9, 42 इंटू 10⁻9। तो यहाँ से आप स्ट्रेन कैलकुलेट कर लोगे दोस्तों यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी ना आपके पास। तो स्ट्रेन की जो वैल्यू आएगी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आएगी 3.6 इंटू 10⁻⁻3, 3.6 इंटू 10⁻⁻3। ये यहाँ से कैलकुलेट करने पे आपके पास आ जाएगी। इसमें तो कुछ था ही नहीं यार। स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। अच्छा, यहाँ पर गामा कब आता है? जब अपन स्पेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं। यहाँ पर जी कब आता है? जब अपन शियर स्ट्रेस की या शियर स्ट्रेन की शियर की बात करते हैं, तब शियर फोर्स लग रहे हैं तब। और यहाँ पर बी कब आता है? जब अपन बात कर रहे होते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो ये तीनों ई के ही अलग अलग रूप हैं, ये अकॉर्डिंग टू जो जिस टाइप का लोड होता है उसके अकॉर्डिंग गामा, जी और बी में कन्वर्ट हो जाता है। जनरल जो फॉर्मूला है स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, जहाँ पर ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, स्टील केबल विद रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर सपोर्ट से। अच्छा, आपने कभी इसमें घूमे हो आप, एक ऐसा वायर होता है, इस पर एक डिब्बे में आदमी बैठ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह से मूव करता हुआ जाता है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि स्टील केबल विद ए रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, एक स्टील केबल है, ये वाली स्टील केबल इससे जुड़ी हुई है, जो बॉक्स से जुड़ी हुई है, उसकी जो रेडियस दे रखी है आपको कितनी दे रखी है? 1.5 सेंटीमीटर, या फिर मैं बोलूँ 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, चेयरक्राफ्ट को सपोर्ट कर रही है, ये रही अपनी चेयरक्राफ्ट जिसके अंदर आप बैठते हो, इसका एरिया। इफ मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड, इस ये जो रोप है वो मैक्सिमम स्ट्रेस इसके अंदर कितनी आ सकती है? 10.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे ज़्यादा इस रस्सी के अंदर स्ट्रेस आ गई तो ये वायर यहाँ से टूट जाएगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम लोड द केबल कैन सपोर्ट? ओके,
ओके, तो आपके पास जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस जो इसमें वायर में प्रोड्यूस होनी चाहिए, जो वायर में स्ट्रेस प्रोड्यूस होनी चाहिए वो हमेशा इससे कम होनी चाहिए मैक्सिमम केस में। बस ज़्यादा से ज़्यादा केस में ये स्ट्रेस जो है इसके इक्वल हो सकती है बस मैक्सिमम केस में, वरना तो ये इक्वल साइन भी हटा दो आप, ये लेस देन ही होनी चाहिए, लेस देन ही होनी चाहिए ताकि सेफली ये चल सके। अदरवाइज स्ट्रेस कभी इससे ज़्यादा हो गई तो ये रस्सी टूट जाएगी। तो कैलकुलेट करते हैं भाई इसमें स्ट्रेस है कितनी। स्ट्रेस कितना क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया इसका आप निकाल सकते हो बिल्कुल, पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, लेस देन 10⁸। तो क्या यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपने यहाँ से पाई की वैल्यू ये रख दी और इसका जब स्क्वायर करोगे तो इसको मैं 1.5 को भी हटा देता हूँ, या पॉइंट हटा देता हूँ, पॉइंट हटा के इसको कर देता हूँ 10⁻⁻3। ठीक है, पॉइंट हटा के इसको 10⁻3, तो ये ऐसे बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 10⁻6 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 225 होता है। दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ से फोर्स पता चल जाएगा। तो जैसे ही आपको फोर्स पता चला दोस्तों, जैसे ही आपको यहाँ से फोर्स पता चला तो फोर्स की वैल्यू लेस देन आएगी आपकी 7 इंटू 10⁴ न्यूटन से। तो आपको पता है आपके केबिन को और आप जिसके इसके अंदर जो भी पैसेंजर बिठा रहे हो उनका मिला के वेट इससे कम ही रहना चाहिए। यदि वेट आपने इससे ज़्यादा बिठा दिया भाई तो ये रस्सी यहाँ से टूट जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था ना यार, कितना लॉजिकल क्वेश्चन था। हालांकि देखने में क्वेश्चन इजी लग सकता है लेकिन लॉजिक कितना प्यारा बना है इसमें। आप निकाल सकते हो कि भाई आपको कितनी रस्सी मतलब कितने आदमी इसके अंदर बिठानी चाहिए, उससे ज़्यादा बिठाओगे तो ये रस्सी यहाँ से टूट सकती है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wires। ओके, एक रिजिड वायर है 15 kg की जो 3 वायर से सपोर्ट, ओके 2 3, ये रिजिड बार है, इसको सपोर्ट किया गया है 3 वायर से, ईच 2 मीटर लॉन्ग, हर एक की जो लेंथ है वो 2 मीटर है। मैंने कहा ठीक है। दो जो एट ईच एंड्स आर ऑफ कॉपर, जो एंड पर वायर है वो कॉपर के, ये दोनों वायर कॉपर के हैं, ठीक है। एंड मिडिल वन इज ऑफ आयरन, ये जो बीच वाला है वो आयरन का है। मैंने कहा ठीक है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इफ ईच इज टू हैव सेम टेंशन। यदि तीनों में सेम टेंशन है भाई, तीनों में सेम टेंशन है तो आप इनके डायमीटर का रेशियो बताओ बच्चों, आप इनके डायामीटर का रेशियो बताइए जी। ठीक है, आप इनके डायमीटर का रेशियो बताइए। इसमें भी टेंशन टी है, मतलब इसमें भी फोर्स टी लग रहा है, इसमें भी टी, इसमें टी। तो जो 15 kg है ना, जो 15 kg मतलब 15 kg का मतलब 150, यदि मैं जी को 10 ले ली तो 150, तो 150 इन तीनों में सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भाई, क्योंकि तीनों में टेंशन सेम है। आपसे पूछा गया डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर, आपको इनके डायमीटर का रेशियो बताना है। तो कोस तो दोस्तों गामा इक्वल्स टू FYA अपॉन डेल्टा LYL। ठीक है, गामा इक्वल्स टू FYA डेल्टा LYL। गामा स्टील की बात करें तो फोर्स क्योंकि इनमें सेम है तो ये दोनों एंड वाले वायर तो कॉपर के, तो जो फोर्स लग रहा है कॉपर में वो सेम है, लेकिन एरिया ऑफ कॉपर वायर क्या है मुझे पता नहीं। डेल्टा एल दोनों में सेम है, जितना कॉपर का एक्सटेंशन हो रहा है उतना ही स्टील का एक्सटेंशन हो रहा है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने बताया कि लोड हमेशा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यदि ये ऐसा होता कि कॉपर का वायर ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता, ठीक है, और स्टील का वायर कम एक्सटेंड हो रहा, इसका मतलब ऐसा होता ये थोड़ा ये जो अपना सपोर्ट है वो थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो जाता, टेढ़ा हो जाता तो जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता, इस पर जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब यही हुआ कि तीनों का एक्सटेंशन सेम हुआ है, तो एक्सटेंड भी होकर नीचे भी आया तो भी ये ऐसा सीधा का सीधा रहा है, सीधा का सीधा रहा। डेल्टा एल की वैल्यू भी सेम हो गई, ठीक है, डेल्टा एल भी गया। फोर्स इसने बोल दिया क्योंकि टेंशन सेम है तो टेंशन भी सेम। तो जो गामा की वैल्यू है बस किस पे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c AC, मतलब एरिया पे डिपेंड कर रही है। तो गामा ऑफ स्टील इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 डी इंटू स्टील का स्क्वायर। ठीक है, स्टील के लिए बात करें तो ये इस पर डिपेंड है सिर्फ स्टील का स्क्वायर। ऐसे यदि मैं कॉपर के लिए लिखूँ तो 1 अपॉन π/4 इंटू डी ऑफ कॉपर का स्क्वायर, दोनों का रेशियो ले लो बच्चों। तो यहाँ से गामा एस अपॉन गामा सी की जो रेशियो आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन डी एस का स्क्वायर, ऊपर आएगा 1 अपॉन डी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए जी, बोलो जी। ठीक है, आपको इनके गामा की वैल्यू वो दे ही देगा, आपको इनके गामा की वैल्यू दे ही देगा। तो यहाँ से डायमीटर ऑफ कॉपर
अपॉन डायमीटर ऑफ स्टील जो आएगा अंडर रूट ऑफ गामा ऑफ स्टील अपॉन गामा ऑफ कॉपर। गामा ऑफ स्टील और गामा ऑफ कॉपर आपको ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो। और क्योंकि यहाँ पर यदि नहीं दे रखी तो एनसीईआरटी में जो एक टेबल दे रखी है उसमें से टेबल में से गामा एस और गामा सी की वैल्यू निकालो तो आपको डायमीटर ऑफ कॉपर और डायमीटर ऑफ स्टील वायर का रेशियो मिल जाएगा और यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। 14.5 kg mass fastened to end of steel wire of unstretched length L। ओके, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एक 14.5 kg का मास है, ठीक है, इसको आपने फास्टन टू एंड ऑफ स्टील वायर टू इसको ऐसे, इसकी जो लेंथ है यहाँ पर ये है 1 मीटर। आप क्या कर रहे हो, इसको एक सर्किल में ऐसे रोटेट करा रहे हो। मैंने कहा ठीक है, वर्टिकल सर्किल विद ए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये एक्चुअली में एंगुलर रिवॉल्यूशन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ओमेगा होता है 2πf, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2π इंटू ये 2 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास 4π, या फिर मैं इसको बोलूँ 4 इंटू 3.14 यदि मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 12.56 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इज इतना, तो ये वायर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है आपको, ये दे रखा है 0.065 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो आप, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में ये वैल्यू है तो मीटर स्क्वायर मतलब इसमें 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होते हैं, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴। इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो 6.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर लिख दोगे आप, क्योंकि मैं पॉइंट को इधर आगे 2 शिफ्ट कर रहा हूँ तो माइनस लगाना। एरिया भी पता है, ओमेगा भी पता है। कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ वायर, आपको वायर का इलोंगेशन कैलकुलेट करना है कब, व्हेन मास इज एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ, जब ये मास इसी पॉइंट पर है। लोएस्ट पॉइंट तो यही है ना इसी वर्टिकल सर्किट का, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप पहले वायर में टेंशन निकाल लो, वही तो फोर्स होता है। डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल कैसे कैलकुलेट करोगे आप, आपको पता है गामा इक्वल टू F/A डेल्टा L/L। तो यदि आपको डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो वो कितनी होती है, F/A एल, और सॉरी एल नहीं, यहाँ पर गामा आएगा तो FL/A गामा, यही वैल्यू होती है। गामा आपको स्टील के लिए पता है भाई, गामा आपको स्टील के लिए पता है। कैसे पता है, कैसे पता है सर, मुझे नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी टेबल में दे रखा है। तो गामा की वैल्यू पता है। एल लेंथ पता है वायर की, इसने दे रखी है 1 मीटर, इनिशियल लेंथ 1 मीटर। एरिया आपको वायर का पता है, बिल्कुल पता है, ये रहा 6.5 इंटू 10⁻⁶। सिर्फ फोर्स चाहिए, फोर्स मतलब इस वायर में कितनी टेंशन है, वही होता है फोर्स, वही इसमें फोर्स है, मतलब टेंशन कितनी है। तो भाई इस वाले पॉइंट पर टेंशन जो होती है, देखो इस पर एक तो इसका वेट लग रहा होगा 12.5 इंटू जी की वैल्यू 10 लेते हो mg, प्लस इस वाले पॉइंट पर जब मैं इसको देखूंगा भाई, जब मैं इसको ढंग से देख रहा हूँगा तो मुझे पता चलेगा इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। जब मैं इस मास पर बैठ कर ही इसको देखूंगा तो इस पर बाहर की साइड में एक फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू होगी m⍵²r। पता है ना ये आपको, इसका मास कितना है, तो m⍵²r मतलब 14.5 इंटू ओमेगा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, m⍵² इंटू इसकी रेडियस मतलब ये वाली लेंथ कितनी है 1। तो यहाँ से आपको ये टोटल फोर्स मतलब टेंशन की वैल्यू मिल गई। ये टेंशन ही तो है, क्योंकि अंदर सिर्फ टेंशन लग रहा है और बाहर दो फोर्स हैं, एक mg और दूसरा m⍵²r। इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू जो आएगी आपके पास, टेंशन की वैल्यू जो आएगी वो लगभग इक्वल आएगी 2429 के, 2429 न्यूटन की। तो यहाँ पर अपने को फोर्स मिल गया। अब सारी वैल्यू मिल गई तो डेल्टा एल निकाल सकते हो। तो डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट कर सकते हो, सारी वैल्यू आपके पास हाजिर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको बल्क मॉड्यूलस निकालना है वाटर का, लेकिन बल्क मॉड्यूलस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अपन ने ये चीज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, बताओ जल्दी, पढ़ी है ना ये। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा V/V। तो बल्क मॉड्यूलस को यदि मैं और लिखूँ ढंग से, डेल्टा P मतलब प्रेशर डिफरेंस कितना, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आपको क्या पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है 100 लीटर, मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना है 100 लीटर। लीटर जो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम ये, ठीक है।
फाइनल वॉल्यूम आपको पता है, ओके ये भी पता है 100.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्या यहाँ से डेल्टा भी निकाल सकते हो, प्रेशर डिफरेंस, वॉल्यूम डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10.5 माइनस 100, 100.5 माइनस 100 करोगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो डेल्टा वी की वैल्यू भी आ गई अपने पास। डेल्टा वी पता है, इनिशियल वॉल्यूम भी पता है, तो यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम मतलब V1 लिख देते हैं। ठीक है ठीक है। डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस, तो इसने बता दिया डायरेक्टली प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज का मतलब ही डेल्टा पी हो गया ना, इनिशियल प्रेशर कुछ होगा और फाइनल प्रेशर कुछ होगा, उनका डायरेक्ट डिफरेंस ही दे दिया, प्रेशर इंक्रीज बता दिया ना 100 ATM, 100 ATM। तो डेल्टा पी की वैल्यू 100 ATM है, 100 ATM। अब बात करते हैं ATM को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्कल में, या फिर मैं बोलूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चे, तो एक ATM में होते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और एक पास्कल मतलब न्यूटन। तो ये आपका डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ATM में वैल्यू दे रखी थी। ये सारी वैल्यू आप रख दोगे तो आपको यहाँ से बल्क मॉडुलस की वैल्यू मिल जाएगी। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो मिलेगी, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करोगे डेल्टा पी की जगह 0.013 इंटू 10⁵ इंटू इनिशियल वॉल्यूम की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे 100 इंटू 10⁻³ और डेल्टा वी की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे आप 0.5 इंटू 10⁻³ ये सारी वैल्यू जब पुट कर दोगे, इसमें कुछ है ही नहीं यार, इजी है। 10⁻³ से 10⁻³ चला जाएगा डायरेक्टली, ये गया, ठीक है ये गया, ये अपॉन ऐसे करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा इधर 5 2 10 200, ठीक है ये हो जाएगा 200। तो 10⁵ इधर है, ये 2 इधर है 10⁷ और ये 10⁹ 10⁹ इंटू 1.013 इंटू 2, बस यही करना है, आ गया बल्क मॉडुलस, आ गया बल्क मॉड्यूलस बच्चों। तो यहाँ से जो बल्क मॉड्यूलस आपके पास आएगा दोस्तों, बल्क मॉड्यूलस जो आपके पास आएगा वो आएगा 2.02 इंटू 10⁹ पास्कल, या फिर ये पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बल्क मॉडुलस आ रहा है इसके लिए, किसके लिए, जो अपन ने निकाला वाटर के लिए, ये वाटर के लिए बल्क मॉडुलस आ गया। अब आपसे पूछा ये कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर। आपको बल्क मॉडुलस वाटर का और एयर का कंपेयर करना है। तो भाई बल्क मॉडुलस जो एयर का होता है ना, एयर का जो बल्क मॉडुलस होता है ना, वो होता है 1 पास्कल, 1 ATM, अरे वो बल्क मॉडुलस ऑफ एयर होता है ना, इतना पास्कल होता है भाई। बल्क मॉडुलस ऑफ जो एयर होगा अपना वो इतना पास्कल होता है। आपसे पूछा ये गया है इन दोनों को कंपेयर करो, तो आप देख रहे हो यहाँ से कंपेयर करके आपको पता चल रहा है कि बल्क मॉडुलस जो वाटर का है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बल्क मॉडुलस ऑफ एयर के कंपेरिजन में पानी का बल्क मॉडुलस काफ़ी ज़्यादा है। इससे क्या पता चलता है, तो देखो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला देखो, डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। आप क्या करो, पानी का और एयर का दोनों के इनिशियल वॉल्यूम सेम ले लो। ये वाटर के लिए मैं बात करूँ, चलो ये वाटर के लिए बात करूँ, ये वाटर के लिए बात करूँ और एयर के लिए बात करूँ, फॉर्मूला तो सेम ही है, डेल्टा पी एयर अपॉन वी एयर अपॉन डेल्टा वी ऑफ एयर। अच्छा, यदि मैं दोनों के इनिशियल वॉल्यूम सेम ले लूँ, पानी का और एयर का दोनों के इनिशियल वॉल्यूम सेम ले लूँ, तो यहाँ से क्या लग रहा है आपको, बल्क मॉडुलस किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। एक बात बताओ मुझे, आपने आपने डेल्टा पी दोनों में सेम प्रेशर डिफरेंस लगाया, और दोनों के इनिशियल वॉल्यूम सेम था। आपने सेम कंटेनर में गैस भरी, सेम अमाउंट जितना, जैसे मान लो 2 लीटर के कंटेनर में आपने गैस भरी, एक दूसरा 2 लीटर का कंटेनर में उसमें पानी भरा, मतलब दोनों के इनिशियल वॉल्यूम सेम है। अच्छा जी ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम सेम हो गए। अब दोनों में डेल्टा पी मतलब दोनों में प्रेशर डिफरेंस, जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो भी सेम लगा दो, दोनों में प्रेशर भी सेम लगा दो। तो आपको यहाँ से क्या लग रहा है, बल्क मॉडुलस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा वी के। मतलब जिसके लिए बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा, उसमें वॉल्यूम में चेंज कम आएगा, इसीलिए, क्योंकि वाटर का बल्क मॉडुलस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उसको आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, इजीली, क्योंकि डेल्टा भी बहुत कम चेंज होगा ना,
क्यों होगा? क्योंकि उसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा है, और बल्क मॉडुलस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? डेल्टा वी के। डेल्टा वी मतलब उसका वॉल्यूम चेंज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा बल्क मॉडुलस, डेल्टा वी की वैल्यू उतनी कम। इसीलिए वाटर जो है वो इज़ लेस कंप्रेसिबल। वाटर बहुत कम कंप्रेसिबल होगा एज़ कम्पेयर टू एयर। एयर के मॉलिक्यूल में क्योंकि इसके लिए बल्क मॉडुलस कम है, मतलब डेल्टा वी ज़्यादा आएगा। डेल्टा वी ज़्यादा आने का मतलब उसके वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज किया जा सकता है। और ऐसा हो किस लिए रहा है वो अपन जानते हैं, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में गैस ज़्यादा होता है। यदि गैस ज़्यादा होगा तो उसको इजीली कंप्रेस कर पाओगे आप, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच गैप बहुत ही कम होता है, तो उनको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो ये कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ वेयर प्रेशर इज इतना एटीएम? ओके, गिवन दैट इट डेंसिटी सरफेस इज इतनी। ओके, सरफेस पर डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, मैं मान लेता हूँ सरफेस पर डेंसिटी ρ1 है, इसकी वैल्यू 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी आपको सरफेस पे दे रखी है। आपसे पूछा ये है कि आप यहाँ पर अंदर गए, ठीक है, जहाँ पर वेयर प्रेशर इज 80 atm, इस जगह पे जो प्रेशर है वो 80 atm है भाई, 80 atm है, ठीक है। तो मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे एयर है ऊपर, यहाँ पर प्रेशर कितना 1 atm। तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर डिफरेंस आया, डेल्टा पी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी? 79 atm। समझ रहे हो आप? 79 डेल्टा पी, प्रेशर डिफरेंस कितना है? 79 atm। ओके, आपसे पूछा क्या है, गिवन दैट इट डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी वैल्यू दे रखी है सरफेस पर 1.03 इंटू 10⁻³ तो आपसे पूछा इस जगह पर जहाँ पर प्रेशर 80 atm हो गया, वहाँ पर डेंसिटी निकालो। आप वहाँ पर डेंसिटी निकालो, आपको कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर दे रखी है इतनी। तो कंप्रेसिबिलिटी आप मैं बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आपको पढ़ाते टाइम। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है दोस्तों, वो होती है 1/वर्क मॉड्यूलस। और ये बताती क्या है कि किसी चीज़ को, किसी भी जो वाटर है, एयर है, इसको कितना ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। ये इन्वर्स है बल्क मॉडुलस की। जैसे बल्क मॉडुलस अभी अभी अपन ने देखा, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? डेल्टा वी के। तो यदि मैं बल्क मॉडुलस का इन्वर्स ले दूं तो वो आती है कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस का जो इन्वर्स होता है वो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज़्यादा, किसके प्रोपोर्शनल है? डेल्टा वी के। कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा कंप्रेस होगा, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा कंप्रेस होगा। तो बताओ एयर में और वाटर में किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी? एयर की होगी ऑब्वियसली, क्योंकि एयर का बल्क मॉडुलस कम है। बल्क मॉडुलस का रिवर्स होता है कंप्रेसिबिलिटी, तो बल्क मॉडुलस को रिवर्स करोगे तो कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज़्यादा आएगी? एयर की, क्योंकि यहाँ पर अपने को दिख ही रहा है वो डेल्टा वी के प्रोपोर्शन है। तो कुल मिला के कंप्रेसिबिलिटी अपने को पता है, अपने को यहाँ पर डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, निकाल देंगे। क्या दिक्कत है जी? क्या दिक्कत है जी? तो देखते हैं, डेल्टा वी की वैल्यू की बात कर लेते हैं। डेल्टा वी होता है V2 - V1। मैंने कहा ठीक है, आपने भी कहा था ठीक है, आपने भी कह दिया ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात। मास जो होता है, वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यदि यहाँ पर मैं बात करूँ डेल्टा वी की, तो V2, मास तो चेंज नहीं होगा भाई, मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो चेंज नहीं होगा। तो क्या डेल्टा वी ऐसे लिख सकता हूँ, क्या डेल्टा वी को ऐसे लिख सकता हूँ जी। और इनिशियल जो वॉल्यूम है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m/ρ, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो बल्क मॉडुलस जो अपन ने फॉर्मूला देखा था वो क्या था? P, या फिर मैं बोलूँ इसको डेल्टा P अपॉन डेल्टा V/V, डेल्टा P अपॉन डेल्टा V/V, यही फॉर्मूला था। देख लो आप, स्टेप बाय स्टेप समझ लो, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें, काफ़ी मज़ा आ रहा है, मज़ा। B इक्वल्स टू डेल्टा P, डेल्टा P की वैल्यू मुझे पता है 79 atm, और atm को पास्कल में कन्वर्ट करना दोस्तों। देखो यहाँ पर देखो, अरे इधर तो देखो, ये अपन ने देखो यहाँ पर 100 atm था, इसको अभी पास्कल में कन्वर्ट किया था। देखो इससे मल्टीप्लाई करके तो इसको भी कर लोगे आप, 3 × 10⁵ पास्कल। तो डेल्टा वी की वैल्यू तो आपके सामने प्रस्तुत कुछ इस तरह से। डेल्टा वी की बात करूँ मैं, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी? m/ρ2 माइनस m/ρ1, और ये इसका डिवाइड होगा इनिशियल, यही होता है दोस्तों। m से m कट जाएगा हर जगह से, m से m कट जाएगा, तो यहाँ से बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू है वो आएगी, बल्क मॉडुलस इक्वल टू डेल्टा पी की फॉर्म में लिखते हैं। ρ1 ऊपर आएगा, नीचे आएगा ρ1 - ρ2, और इधर आएगा ये ρ1 ρ2।
नहीं समझे आप, मुझे पता है नहीं समझे। मैंने रो वन रो टू यहाँ से कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या आएगा, रो वन माइनस रो टू। रो टू मैंने यहाँ से कॉमन लिया बच्चों। अच्छा ऐसे नहीं समझोगे आप, ऐसा नहीं समझोगे, मैं समझ गया, आप ऐसा नहीं समझोगे। इसी जगह से सिर्फ मास 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 कट गया। अब देखो मैं नीचे वाली टर्म को करता हूँ कुछ खेल, नीचे वाली टर्म का खेल करता हूँ कुछ। तो मैंने इस वाली टर्म को देख रहा हूँ, मैं ऊपर वाली को छोड़ता हूँ। रो वन रो टू मैंने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा क्या, रो वन माइनस रो टू। ठीक है, ये वाला फैक्टर ऊपर जाएगा तो ये वन अपॉन ये जाएगा ऊपर रो वन, तो रो वन से रो वन कट हो जाएगा, ये बचा ये रहा, रो वन माइनस रो टू अपॉन रो टू। ठीक है, यही बचा। तो यहाँ से सिर्फ नीचे ये टर्म बच रही, किस जगह पे, डेल्टा वी वाई वी की जगह पे ये टर्म बची। तो यहाँ से बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर तो डेल्टा पी ही होता है, नीचे क्या बचेगा, यदि रो टू को इधर ले लें तो रो वन बाई रो टू, रो वन बाई रो टू माइनस वन। ठीक है, रो वन बाई रो टू माइनस वन। देखो एक बार डेरिवेशन देख लो, बाद में तो इस फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। यहाँ से अपने पास बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ गई, बल्क मॉडुलस की वालों आ गई जी। तो यहाँ से देखो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो रो वन बाई रो टू माइनस वन को मैं लिख रहा हूँ डेल्टा पी वाई बी। कोई ऐतराज, कोई ऐतराज तो नहीं है आपका, कोई ऐतराज तो नहीं है आपका। तो मैं प्लस वन को उधर ले जाऊं, प्लस वन को उधर ले जाता हूँ, ले गया मैं। अब आपको सरफेस पे डेंसिटी पता है, रो वन की वैल्यू पता है, रो टू की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा पी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू नहीं पता, आपको पता है डायरेक्टली वन बाई बी की वैल्यू। वन बाई बी की वैल्यू दे रखी है 45.8 इंटू 10⁻⁻, मतलब वन बाई बी की वैल्यू पता है। तो बस इससे डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू कर देना, मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू कर देना, तो ये वैल्यू पता है तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो, मतलब रो टू की वैल्यू निकाल सकते हो, रो टू की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो आपके पास जो डेंसिटी आएगी इस डेप्थ पर, वो लगभग आएगी, रो टू की वैल्यू आएगी 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1। बस इतनी डेप्थ, तो इतना प्रेशर लगाने पर डेंसिटी कितनी हो गई, 1.0, मतलब 1 से थोड़ी सी इंक्रीज हुई। समझ रहे हो ना, यही बात तो अपन पहले भी जानते थे कि वाटर पे आप कितना भी प्रेशर लगा दो लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है काफ़ी। ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो चुका। यदि ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आना चाहिए था और ऐसा हुआ भी तो ये अच्छी बात है अपने लिए, अपना जो अपना लॉजिक था वो एकदम सफल हुआ यहाँ पर, कि इसकी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए थी और ऐसा हुआ भी। डेंसिटी सिर्फ थोड़ी सी बढ़ी है और थोड़ी सी बढ़नी चाहिए थी। यदि यहाँ पर कोई एयर होती या गैस होती तो इतना प्रेशर लगाने पे भाई उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती। कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास स्लैब वैम। अच्छा, आपको फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू चाहिए, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू चाहिए। व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 atm। आपने कितना प्रेशर लगाया, 10 atm। 10 atm का मतलब आप आई थिंक अब तो समझने लग गए हो, इतना पास्कल या इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पी की वैल्यू पता है, बल्क मॉडुलस आपको दे रखा है ग्लास स्लैब का, ग्लास स्लैब के लिए पी की वैल्यू पता है, बल्क मॉडुलस पता है, डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस पी बाई वी, प्रेशर पता है, बी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू दे रखी है, बस यहाँ से डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो सकती है। और वो वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ, वो आएगी 2.7 इंटू 10⁻⁻4। डेल्टा वी बाई वी इसका इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट कुछ नहीं होगी, क्योंकि ऊपर डेल्टा वी नीचे वी, ऊपर भी मीटर क्यूब, यदि वॉल्यूम की यूनिट ले मीटर क्यूब तो नीचे ऊपर भी मीटर क्यूब नीचे मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब शहीद हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड कॉपर क्यूब। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालना है सॉलिड कॉपर क्यूब, मतलब डेल्टा वी निकालना है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एज। इसका वॉल्यूम, यदि मैं इनिशियल वॉल्यूम की बात करूं, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, इतना 10⁻³ मीटर क्यूब। व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ इतना पास्कल, डायरेक्टली पास्कल में दे रखा है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। बल्क मॉडुलस ऑफ कॉपर 140 गीगा पास्कल। बल्क मॉडुलस ऑफ कॉपर, बल्क मॉडुलस ऑफ कॉपर मतलब बी की वैल्यू जो है कॉपर के लिए 140 गीगा पास्कल, गीगा मतलब 10⁻⁹, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी की वैल्यू पता है दोस्तों, ये पता है, ये पता है, अब करना ही क्या है इसमें, प्रेशर ये रहा,
डेल्टा वी निकालना है अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये रहा। बस दोस्तों बी की जगह रख दो ये 9 इक्वल्स टू 7 इंटू 10⁻6, ये ऊपर जाएगा 10⁻3, नीचे बचेगा डेल्टा वी। तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू निकल जाएगी। आपसे यही पूछा था दोस्तों। तो डेल्टा वी की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बल्क मॉडल्स में हमेशा अपन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाते थे। जब अपन ने पढ़ा था तो देखा था, वो नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता था कि यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर जो वी की वैल्यू डेल्टा वी आएगा एक्चुअली वो नेगेटिव आएगा, समझ गया। नेगेटिव साइन नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप साइड में एक चीज़ लिख देना कि दिस वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट, और इसने पूछा भी ऐसा है कॉन्ट्रैक्शन। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, मतलब आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताना है। यदि ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखता आपके लिए तो आपको माइनस साइन के साथ आंसर देना होता कि वॉल्यूम जो है रिड्यूस होगा। बस यही बताने के लिए, सिर्फ यही बताने के लिए कि वॉल्यूम रिड्यूस होगा, ये आपको आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन ए लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर पे कितना प्रेशर अप्लाई किया जाए, ठीक है, ऑन ए लीटर ऑफ वाटर वी चेंज टू कंप्रेस्ड इट बाई 0.1%। ओके, तो आपको दे रखा है कि 1 लीटर वाटर पे आप कितना प्रेशर अप्लाई करो ताकि इसका जो 1 लीटर वॉल्यूम कितना कंप्रेस हो जाए 0.1%। मतलब डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू कितनी हो जाए 0.1%। 0.1% मतलब इतना होता है, मतलब 10⁻⁻4। ये डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्तों। डेल्टा वी बाई 100 है ना, 0.3 आएगा यहाँ पे, 10⁻³ आएगा ना, 100 है नीचे यार। परसेंटेज मतलब यही होता है ना, 0.1% मतलब 0.1/100। तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आपको दे रखी है। बल्क मॉडलेस वाटर का आपको दे रखा है 2.2 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है कि कितना प्रेशर अप्लाई करोगे तब ये इतना कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें यार? कोई दिक्कत है क्या यार? कोई दिक्कत नहीं है इसमें यार। ये दे रखी है वैल्यू, पी की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, तो करना ही क्या है, आ गया प्रेशर। इतना प्रेशर अप्लाई करोगे, इतना प्रेशर यदि आप इस पर अप्लाई कर दोगे तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा 0.1% का, 0.1% का प्रेशर न्यूटन पर मीटर। इतना प्रेशर आप अप्लाई कर दो इस पर, इतना प्रेशर अप्लाई कर दो तो आपके पास इतना कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। कितना? 2.2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर बोलो इसी को इतना पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल। इसको इतना प्रेशर इतना पास्कल अप्लाई कर दो, आपके पास वॉल्यूम में कंप्रेशन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इतना % आ जाएगा वाटर के अंदर। बस यही सारे क्वेश्चन थे, आज की सवाल यही